अल्फाज से भरपूर मगर पूरी तरह खामोश, और इस खामोशी की गहराई में पूरा संसार जैसे समाया हुआ है। वाकई में जादुई होती हैं किताबें, और इस किताबों की दुनिया में जो एक बार चला गया वहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं। और आज की इस परिचर्चा में हम आपको लिए चलेंगे उसी दुनिया में, उसी जगत में। किस्सा किताबों का परिचर्चा का विषय, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे दो खास मेहमान। परिचय करवाना चाहूँगी आपके साथ। अल्पना नायक, श्री शिक्षा आयतन कॉलेज में आप प्राध्यापिका हैं, हिंदी विभाग में पढ़ाती हैं। और साथ ही मौजूद है हमारे साथ पूजा मिश्रा। हार्दिक स्वागत दोनों अतिथियों का। पूजा भी अतिथि प्राध्यापिका हैं, आनंद मोहन कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हैं। और आज आप दोनों को यहाँ पाकर बेहद अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि जिस विषय पर आज बात होगी हमारे दिल के बेहद करीब है। और इसी सिलसिले में एक और बात कहना चाहूँगी कि 23 अप्रैल को हर वर्ष पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज यहाँ बैठकर अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। पुस्तकों के बारे में बातें करना, चर्चा करना, ये मुझे लगता है, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे एक ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ। हर वक्त हर पल कोई ना कोई मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी अल्पना जी से कि आखिर क्या है ये जादू, किताबों का जादू क्या सच में ऐसे ही सर चढ़कर बोलता है, और हमारी ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में पुस्तकों की क्या अहमियत है? शुक्रिया चयनिका, आपने सही कहा कि किताबें जादू करती हैं। ये हम सब महसूस करते हैं, जो हम यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं शब्दों से जुड़े हुए हैं, और शब्द में जो जादू है इसको हम सब ने महसूस किया है जी। और आज हम बात करने के लिए बैठे हैं कि वो जादू जिसका असर कम होता दिख रहा है, हम उस जाने की आखिर क्यों इस नई पीढ़ी क्यों नहीं उस जादू से उसका परिचय हो पाता है, उसका असर वहाँ पे क्यों नहीं है। और पूरी दुनिया में भी अगर ये विश्व पुस्तक दिवस मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि वो जो पुस्तक का प्रेम है, पुस्तक पढ़ने का प्रेम जो कमता जा रहा है उसे कैसे बरकरार रखा जाए। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको कि वैसे हम सभी जानते हैं कि पुस्तक की क्या अहमियत है हमारे जीवन में। देखिए, बहुत कुछ कहा गया इसके बारे में। मोटे तौर पर मुख्य रूप से हम देखें तो 3 बातें हैं जिसकी बात सब करते हैं कि पुस्तकें जो है वो हमारे ज्ञान का स्रोत है, पुस्तकें सूचनाओं का स्रोत हैं, और बहुत अहम बात कि पुस्तकें जो है वो आनंद का स्रोत है। बिल्कुल सही बात। सूचनाएं आपको इन दिनों बहुत आसानी से और भी माध्यमों से मिल जाती हैं। और ज्ञान के बारे में तो ऐसा कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में अनुभव भी आपको ज्ञानी बनाता है, वहाँ से भी आप ज्ञान ले सकते हैं किताबों के अलावा। लेकिन जो आनंद तत्व है वो आपको किताब छोड़ के और अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आनंद भी तो हमें कई माध्यमों से मिल जाता है। तो यहाँ मैं अभी यही मैं बताना चाहूँगी कि वह जो आनंद हमें किताबें देती हैं ये वो आनंद है ही नहीं जो हम तमाम दुनियावी साधनों से, यानी हम कहें कि जो भौतिक साधनों से हम जिस आनंद को प्राप्त करते हैं, अपने इंद्रियों से जिसे हम भोगते हैं, ये वो आनंद है ही नहीं जी। ये एक विशिष्ट आनंद है जी। साहित्य से जुड़े हुए लोग इसको समझते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो क्या है वो आनंद? किताबें, कहते हैं कि किताबें आपको बदल देती हैं। ये जो बदलना है, ये बदलना दरअसल अपने आप को पाना है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बदलना मैंने अपने आप को पाना, यानी कि हम रोज की इन आज की भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि रोज अपने आप को थोड़ा सा हम खो रहे हैं। बिल्कुल। जब हम किताब के द्वारा हम, या कह सकते हैं कि किताब में जब हम घुसते हैं और उन किरदारों से मिलते हैं जो किताब के किरदार हैं, तो हम अपने आप को उनमें देखने लगते हैं। बिल्कुल सही उनके भावों को हम अपने भीतर महसूस करने लगते हैं, और तब हमारी अपनी जो एक पृथक सत्ता है उसका बोध हमें नहीं रह जाता। हम भी उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। यानी कि
आप कुछ देर के लिए, ये देखिए बड़े बड़े मनीषी जिसके लिए तपस्या करते रहते हैं कि आप अपने आप को भूल सकें, आप जीते जी एक जीवन मृतक की स्थिति को पालें, वो आपको किताब भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उस स्थिति में पहुंचे। बिल्कुल सही बात। तो यह तो एक इसीलिए इसको कहा भी गया ब्रह्मानंद सहोदर। यह तो पुस्तक का आनंद है, पढ़ने के बाद जो ये भावजन्य आनंद आपको मिलता है, ये दुनिया की और कोई चीज नहीं दे सकती है आपको। बिल्कुल। तो इसलिए इसको ब्रह्मानंद सहोदर तक कहा गया है। और देखिए हमारे यहाँ ये जो आनंद है, इसी को पूरे भारतीय साहित्य में इसको रस कहते हैं, यही को। मैं इसमें नहीं जाऊंगी विस्तार में कि रस, सभी हिंदी पढ़ने वाले जानते हैं इसको। यह जो आनंद, ये अवधारणा भारतीय नहीं है। आप भले ही नाम उसका वहाँ पे रस ना हो, लेकिन आप जब पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में आप जब जाते हैं, वहाँ एकदम बहुत पहले अगर आप चले जाते हैं तो आप अरस्तु के यहाँ जब देखते हैं कि जिसको हमारे यहाँ बाद में शुक्ल जी कहते हैं, जिस रस दशा को वो हृदय की मुक्तावस्था है, ऐसा कहते हैं क्योंकि मुक्त, जब हृदय दूसरे में मिल जाता है तो आप एक मुक्ति का एहसास करते हैं और एक आनंद का एहसास करते हैं। इसी को वहाँ अरस्तु ने विरेचन कहा है, एक थोड़ा अलग एंगल से कहा है। वो कहते हैं कि विरेचन यानी क्या होता है कि वो कहते हैं कि देखिए हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं, जो कि ज़्यादातर भाव बहुत तकलीफदायक होते हैं। आप उनको सबके सामने व्यक्त नहीं कर पाते उन भावों को। लेकिन देखिए जब हम सिनेमा देखते हैं तो और ख़ास करके जब अंधेरा होता है तो हम खुल के रोते हैं। किसने नहीं महसूस किया होगा, पर काया प्रवेश को हम सबने महसूस किया है उस आनंद को। तो यह जो रोना है जब आप तो वो वहाँ पे वो कहते हैं कि इस तरह से जो बाहर जो हम कुछ देख रहे होते हैं या किताब में जब कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो हम उसके बीच से अपने को गुजरता हुआ, उन परिस्थितियों के बीच से गुजरता हुआ हम अपने को महसूस करते हैं। और वही भाव जो पात्र जिसको भोग रहा होता है, उसको हम से एक ही बात जो हमारे यहाँ रस में कहा गया है, इसको हम महसूस करते हैं। और वो भाव तीव्र से तीव्रतर होते हुए एक जब अपने चरम पर वो भाव पहुँचता है तो वो व्यक्त होता है और अपने आप को हम एक प्रशांति, बिल्कुल ये विरेचन शब्द है कि आप। तो इसमें एक फायदा क्या होता है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी बहुत जो आवेग जन्य जब हमारी स्थितियां होती हैं, तो उस प्रचंड आवेग को झेलने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। जब मैं अरस्तु की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एक उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी देखते हैं कि कैसे आपको वह अगर आप वो भाव जो कि आपके लिए आपको परेशान करती हैं, वो इमोशंस यदि वो व्यक्त ना हो तो आदमी कैसे मनोरोगी हो जाता है। ये बात उन्होंने कही। अब यही चीज़ फ्रॉइड भी कहते हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि मैं अपनी बात को एक नागार्जुन की 4 पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगी। और इसमें समझ में आता है कि दरअसल क्या है किताब का जादू। यह जो प्रक्रिया है ये पर काया प्रवेश की, दरअसल वो शब्द की कहते हैं। ये होता कैसे कि शब्द में ताकत होती है, कहते हैं। हमारे यहाँ पे कहा भी गया है कि शब्द में शब्द शक्ति तो हमारे यहाँ पढ़ाते भी हैं। तो इसमें एक भावकत तो शक्ति होती है जो आपके अंदर आप चाहे ना चाहे वो आपके अंदर भाव उत्पन्न कर देता है। आप सुनो देखो, शब्द को ही तो हम सुनते हैं, शब्द ही पढ़ते हैं और आपके अंदर भाव जो है वो जग जाता है। तो ये भाव जो जगना होता है, और जब भाव जगने के बाद वो भाव किसके भाव, आपके मतलब वो जो सामने वाले का भाव है वो आपका भाव हो जाता है। आप उसको अपने में समाहित कर लेते हैं और आप उनमें समाहित हो जाते हैं। यही तो है अपने को खोकर अपने को पाना। क्या बात, यह तो सुख कोई और माध्यम आपको दे ही नहीं सकता है। मैंने कहा था कि मैं उस एक बात से अपनी नागार्जुन की कविता से अपनी बात खत्म करूंगी, जिसमें नागार्जुन ने कालिदास को संबोधित करते हुए ये कविता लिखी और उसमें कालिदास के कई रचनाओं का वो प्रसंग लेते हुए बात करते हैं। अंतिम बंद में वो कहते हैं, कालिदास पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रो या यक्ष या तुम रोए थे। क्या बात। तो कहते कि सच बताओ कालिदास, उस दिन जिस दिन तुमने जब तुम्हारे यक्ष ने मेघ को संदेश दिया अपनी प्रिया के लिए, वह यक्ष जो कि विरह में तप रहा था, उस दिन उसका वर्णन करते हुए बताओ वो कौन रो रहा था, तुम ही तो रो रहे थे। और उस पीड़ा से बेसुध तुम कब तक सोए थे। अगर नागार्जुन होते तो मैं पूछती कि कवि तुम बताओ कि उस दिन क्या तुम नहीं रो रहे थे। क्या बात। तो यह एक धरातल पर जो वास्तविक पात्र हैं, जो लेखक है, जो पाठक है,
सब आ गए। एक धरातल पे ला करके सबके अनुभूति का जो सामान्यीकरण किया जाता है, ये सिर्फ किताबें तो यही है जादू जिसके बारे में हो जाता है, बातें जो करें, साधारणीकरण होता है। हाँ, ये तो ये जादू तो है। जादू तो अब मतलब साबित हो गया यहाँ पर कि जादू वाकई में है हमारी बातों से, अल्पना जी की बातों से। लेकिन ये जादू अब कितना बरकरार है, क्योंकि ये जो दुनिया है हमारी इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि लगता है कुछ पीछे छूट रहा है। तो किताबों के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ, पूजा से मैं जानना चाहूँगी आपके क्या विचार हैं, क्या वाकई में ये जादू आज भी इतना ही बरकरार है? शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे पूछा जाए व्यक्तिगत लेवल पे, तो मैं एकदम अपना निजी बताती हूँ कि किताबों का जादू अभी भी बना हुआ है। क्योंकि मैं खुद को ऐसे एग्जाम्पल ले सकती हूँ, क्योंकि मैं अप्रॉक्स 10-12 साल के एक कॉरपोरेट वर्ल्ड, एक एमएनसी कल्चर के बाद से वापस से मैं किताबों की दुनिया में आई हूँ। तो ये फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर मैं इस शहर कोलकाता का मानती हूँ, जहाँ शादी करके आई हूँ, वहाँ का मानती हूँ कि वहाँ भी एक पढ़ने का कल्चर है। तो व्यक्तिगत लेवल पे कहूँगी तो वो पूरी तरह से बना हुआ है। फिर मैं अपने कुछ अनुभव भी साझा कर सकती हूँ कि अभी ही जस्ट रिसर्च कंप्लीट की है और पढ़ाने का भी अनुभव मिला है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा उदासी लगती है कि जब आप क्लास में पढ़ाते हैं और आपने कोई बहुत अच्छे से कोई विषय क्लियर कर दिया है, लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद से सारे विद्यार्थियों को नहीं बोलूँगी, ये गलत हो जाएगा, लेकिन अधिकांशतः उसमें आपसे ये बोलेंगे कि मैम नोट्स दे दीजिएगा। नोट्स बहुत इजी हैं, व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा दुखी करता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि हमें आंकड़े भी देखने चाहिए जी, कि ऐसा जो हम बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि किताबों का जादू कम हो रहा है, लेकिन किताबों का जादू कम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बोलूँ या इंडियन लेवल पे जो भी, तो ग्लोबल बुक रीडिंग एक स्टैट्स की रिपोर्ट आई थी 2022-23 के लिए। उसमें तो ये 59 देश वो हैं कंट्रीज़, उन पे एक सर्वे किया गया था जी। तो उसमें एक 945 लोगों पे था थोड़ा अमाउंट, लेकिन जो सर्वे किया गया था उससे बहुत अच्छी रोचक फाइंडिंग्स आई थी, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रीडिंग इज अलाइव एंड वेल। ये उसकी की फाइंडिंग है कि वो अभी अलाइव है और पूरी तरह से ठीक है। और सबसे उसका एक रोचक तथ्य हम तीनों को ही बहुत सुन के अच्छा लगेगा कि जो महिला पाठक हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हैं। 56 पुरुषों को पीछे छोड़ रही है। 56% है हमारा। बस ये है कि हमारा शायद प्लेटफॉर्म थोड़ा बदल गया है, क्योंकि बदल गया है। अभी जो बदल रहा जी, है जी। हम थोड़ा सा ई बुक्स देख रहे हैं, हम ऑडियो बुक्स देख रहे हैं। एक किताबों का हम समझ सकते हैं थोड़ा प्लेटफॉर्म बदला है, पर आप ये मत सोचिए कि रीडिंग की हैबिट कम हो गई है। तो यहाँ से एक सवाल अभी मेरे मन में आया कि प्लेटफॉर्म बदल गया है, आप कह रही, तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है और हमारे हाथ में जो फिजिकल प्रेजेंस है किताबों की, दोनों चीज़ें हैं, किसका पलड़ा भारी है? और एक और चीज़ इसके आगे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया की भी बात हो रही, तो उस पर हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप दोनों अपने मतलब अपने हिसाब से बता सकती हैं, अपना पक्ष रख सकती हैं कि कौन किस पर भारी, फिजिकल बुक या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म? डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत या कह सकते हैं कि किताबों का जो ये प्रिंटेड किताबें हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त टक्कर है आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ये जो तकनीकियाँ आई हैं, विकसित हुई हैं, इसका अगर हम असर देखें तो दोनों तरह का, किताबों पर दोनों तरह का, ये जो थोड़ा पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा ही हुआ है या सिर्फ खराब ही है। एक तो बहुत बड़ा काम जो ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म ने दिया कि उसने पब्लिशर की जो मोनोपोली है ना, उसको तोड़ी, उसको ख़त्म किया है। और ई बुक, ऑडियो बुक, इन सब के माध्यम से एक रचनाकार की कार्य को, काम को वह एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा, सहजलभ्य हो गया, वो आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है उनको। अब वो पब्लिशर के मोहताज उस तरह से नहीं रह गए हैं। और पाठक की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो उसमें मल्टीमीडिया के जो ये ऑडियो वीडियो जैसे तत्व हैं, उनके कारण पढ़ने का जो अनुभव है वो भी थोड़ा रुचिकर तो हुआ है। लेकिन इसके साथ
जो नकारात्मक पहलू है उसको भी हमें थोड़ा देख लेना पड़ेगा। कि देखिए कहते हैं कि ऐसे कहा भी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सर्वे ही बता रहा है कि किताब जब हम हाथ में लेके पढ़ते हैं तो, और जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, दोनों के प्रभाव में लेकिन असर में फ़र्क है। जी जी। वो ज़्यादा आपको कहते हैं कि किताबें ज़्यादा आपको बांध भी लेती हैं और आप बहुत गहराई में चीज़ों को समझते हैं। वो जो गंध होती है ना, जब खुशबू। आप, हाँ, जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। पृष्ठ पलटते हैं और वो हैं। जो पृष्ठों की, पन्नों की जो एक गंध खुशबू होती होती है है। और आप महसूस करते हैं किताब को हाथ में वो लेके। चीज़ तो आप मिस करते हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ा इससे होता क्या है कि जो कथ्य में यदि बहुत गहन कथ्य है या थोड़ा सा जटिल है तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं, इतना धैर्य नहीं होता वहाँ पर। इसीलिए अगर नैरेटिव जो है आपका थोड़ा जटिल है तो हम उसको हटा देते, लेकिन किताबों में आप पढ़ते हैं उसको, किताबों के साथ पढ़ते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पर जब हम डिजिटल कंटेंट की जब हम उसको खंगालने लग जाते हैं तो इतना हमको चाहिए खोजने के लिए कोई चीज़ गई, इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि पहली बात तो आपको उसमें से ज़रूरी चीज़ और अच्छी चीज़ खोजने में बहुत समय लग जाता है, उसको फ़िल्टर करना मुश्किल है काम। उसके बाद भी आपको वो एक, इसके बदले हम अगर किसी से पूछ रहे भैया इस विषय पर अच्छी किताब बताओ, वो आजकल हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग तुरंत जाते हैं और सर्च करना शुरू करते हैं और बहुत सतही चीज़ों में हमारा बहुत सारा समय जो है बर्बाद हो जाता है वहाँ पर। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये इसने आसान, देखिए इसने पब्लिशिंग का लोकतांत्रिकरण तो किया है। लेकिन यहाँ से आप सेल्फ पब्लिशिंग की भी बात आती है। और यहाँ जो बहुत जो पब्लिश्ड वर्क इन दिनों आ रहा है वो बहुत सतही आ रहा है, अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तकें नहीं आ रही हैं। ई कंटेंट जो है वो आपको कहीं ना कहीं गुणवत्ता के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। गुलजार की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि किताबों की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, तो उस पर मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के लिए वो बहुत सटीक है और बोली जानी चाहिए। बिल्कुल। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, उस सोशल प्लेटफॉर्म के लिए बोल रहे हैं कि वो मिल रहा है डिजिटल डिवाइसेस से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुकवे, चिट्ठियां जो भेजी जाती थी किताबों के थ्रू, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। क्या बात। उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि चाहे हम कितना भी पल्ला भारी वाली बात बोल दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का पल्ला भारी है कि जो हमारे हाथ में किताबें हैं, बस ये पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती है, समझने वाले बहुत कुछ समझ जाते हैं। हाँ, समझ सकते हैं एकदम बिल्कुल इन बातों से। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि अभी ये जो नया जो युग है यहाँ पर पुस्तक मेलों की भरमार है, साहित्य समारोह होते हैं, साहित्य को बढ़ावा देने हेतु नए लेखकों को, लेखिकाओं को, कवित्रियों को बढ़ावा देने हेतु इतने बड़े बड़े इंतज़ाम किए जाते हैं। लोगों का जमघट देखने लायक होता है। बड़ी बड़ी ऐसे समारोह और मेले हम देखते आ रहे हैं और देश और विदेश में तमाम जगहों पर आयोजन होता है इनका। तो ये किस बात का सूचक है, क्या समझ में आता है हमें? आपका क्या लिटरेचर फेस्ट के लिए, मतलब मैं अभी जैसे मतलब जस्ट रिसर्च किया है, तो मैं बोलूँगी कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हाँ, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि होता है ना कि यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की भी भरमार रहती है। जी। बिल्कुल। तो एक होता है ना कि आपको किताबें पढ़ने के लिए, अच्छा यहाँ पे एक इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आया था कि हो क्या रहा है कि जो आयोजक हैं, जॉन हैरिस हैं, चॉकलेट उपन्यास के लेखक, उन्होंने बोला था कि ये जो लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं ये क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के चक्कर में ये जो आयोजक हैं ये लेखकों को जो मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं, उसमें कमी कर देते हैं। मतलब वो जो लाइमलाइट लेखकों के लिए वो कमी कर देते हैं। लेकिन फिर एक वो भी बात आती है ना कि वहाँ सेलिब्रिटीज के बहाने कुछ खींचा जा रहा है, कुछ लोगों को खींचा जा रहा है। हो सकता है इस बहाने वो नई नई किताबें पढ़ें। तो मतलब मैं एक तरह से कहूँगी कि लिटरेचर फेस्ट, मतलब मैं जाती हूँ जिनको पढ़ रही हूँ, अगर उनको सामने से मिलने का भी मौका मिलता है, देखने का भी मौका मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक होता है ना रीच बढ़ा रहा है, एक सबसे बड़ी यहाँ पे सिर्फ ये होता लिटरेचर फेस्टिवल है, पर यहाँ सिर्फ साहित्य की बात नहीं होती है। जो हम बोलते हैं ना, साहित्य अपने क्या कहते हैं, मानव जीवन का ही एक बिंब है।
तो वो सिर्फ साहित्य की बात नहीं होती, उसको अलग अलग हम ज्ञान अनुशासनों से जोड़ते हैं। तो बात तो वहाँ पे सारी होती है, अच्छा भी मुझे लगता है, लेकिन परिधि बड़ी है, इस तरह के परिधि बड़ी है, हाँ। रीच बड़ी है, रीच भी बड़ी है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अब सारे मत सुनने चाहिए। अल्पना जी कुछ कहना चाहते हैं, और इससे मुझे लगता है कि वो नाराज है, मतलब राजी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही पूजा ने, बहुत ये जो कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया कराता है जहाँ पे एक ही जगह पर प्रकाशक हैं, पाठक भी है, लेखक भी है, उनके बीच संवाद हो रहा है। मगर ये जो अभी आपके ही वक्तव्य में जो एक ये बात है कि सेलिब्रिटी ऑथर, जी जी, तो इन दिनों मुझे लगता है कि ज़्यादातर लिट फेस्ट का जो ये प्रारूप बनता जा रहा है, उस प्रारूप में हम देखते हैं कि वो साहित्य को ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, इसने क्या किया है कि या कर रहा है, मैं कहूँगी कि एक क्लास बना रहा है। ये क्लास लेखकों का भी है और ये क्लास पाठकों का भी है। जो रचनाकार अपने को डिक्लास करते हैं जी, जो लोक चेतना को कहते हैं ना कि लोक जीवी है रचनाकार, वो कहीं ना कहीं इस लिट फेस्ट से छूट जाते हैं, सही बात, हाशिए पर चले जाते हैं। अब समय धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर है, तो जिस बात को लेकर आज हमने इतनी खूबसूरत एक परिचर्चा यहाँ रखी, उसी बात पर लौटेंगे और पूछूंगी मैं आप दोनों से कि क्यों किताबें पढ़ी जानी चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए हम सबको, आने वाली पीढ़ी को हम ये कैसे बताएं कि आप भी पढ़िए, हमने पढ़ी है, आप भी पढ़िए, और सबको कहिए, अपने साथियों को भी कहिए कि पढ़नी चाहिए। किताबों से जुड़ाव क्यों ज़रूरी है और कैसे उसको बनाए रखा जाए, कैसे नई पीढ़ी के से जुड़ाव क्यों जरूरी है, इस पे तो पहले ही हो गई बात। अल्पना मैम तो ने बहुत कुछ, बहुत संजीदगी से, बहुत ही तो गंभीरता से प्रकाश कैसे डाला। किया जाए नई पीढ़ी में कि आपको भी तो पढ़ना मैं चाहिए। तो अपनी 8 साल की बेटी है मेरी, उसको भी मैं यही बोलती हूँ, मैं सफदर हाशमी की पंक्तियाँ दोहराती हूँ कि किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। तो किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। तो आज भी वो 8 साल की बेटी है, उसके पास बहुत सारा डाइवर्जन है। तो एक अभिभावक के तौर पे तो मैं उससे यही हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ें तुम्हें किताबों में मिल सकती हैं वो बाहर नहीं मिलेंगी। तो यही हमेशा कहती रहती हूँ। और एक शिक्षक के तौर पे मेरा हमेशा क्लास में ये रहता है कि जाने पे अगर मुझसे नोट्स भी मांगे जाते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मैं नोट्स बिल्कुल दूंगी, लेकिन मेरी बात मानते हुए आप लोग भी लाइब्रेरी ज़रूर जाएंगे। और मैं तभी मानूंगी जब आप मुझे वहाँ से बताएंगे कि आपने वहाँ शेल्फ में कौन सी किताबें देखी हैं। मैं किताबों का नाम पूछती हूँ, बाकायदा पूछती हूँ कि मिली कि नहीं। और फिर मतलब मुझे लगता है जो एक छोटा सा रोल अगर मैं प्ले कर सकती हूँ इस ऐसी दुनिया में जहाँ भटकाव हर एक कदम पे है किताबों से, तो मैं इतना छोटा सा योगदान यही देना चाहती हूँ। अल्पना जी क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इस पर सोचना पड़ेगा कि आखिर बच्चे पढ़ने से भाग क्यों रहे, किताब का जो प्रेम है, पढ़ने का प्रेम उन्हें बांध क्यों नहीं रहा है। तो कुछ देखिए, इसका कोई ऐसा हल तो है नहीं कि ठोस हल हम पकड़ा सकें, लेकिन जिन कारणों से वो दूर हो रहे हैं हमें उन कारणों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम कुछ हद तक कर सकते हैं, एक अभिभावक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में। अब वो पढ़ने से ज़्यादा देखते हैं, स्क्रीन पे रहना ज़्यादा वो पसंद करते हैं। एक तो वो हेल्थ के लिए, आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप उसका विकल्प आप उसको क्या देंगे? उतना ही इंटरेस्टिंग कुछ होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें वो चीज़ें इंटरेस्टिंग है या नहीं है, वो रुचिकर है ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं कि अब किताबों में ना ऐसे शब्द दिखते हैं तो घबराहट होती है बच्चों को। अगर हम ग्राफिक नॉवेल्स दें, बिल्कुल। यहाँ एक और उपाय है कि जब भी कोई ये खास मौका हो घर में या अपने दोस्तों की कुछ भी हो, वर्षगांठ हो कोई, तो उपहार में पुस्तकें दी जाएं। और इसी के साथ किस्सा किताबों का आज यही समाप्त होता है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थी अल्पना नायक और पूजा मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार।